नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कानून वाला पर। दोस्तों, हम लोग सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत जो धारा 5 है, अर्थात धारा 1 से धारा 5 तक, इन धाराओं के बारे में पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जान लिया है। इस वीडियो में हम लोग जो अगली धारा अर्थात धारा 6 के बारे में जानेंगे। धारा 6 में क्या वर्णन किया गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो वेयर एक्ट होता है उसके माध्यम से उस वेयर एक्ट में जो धारा 6 में क्या लिखा है उसको जानेंगे। उसके बाद हम लोग उस धारा के एक एक पॉइंट को समझेंगे कि उस धारा में क्या है। तो धारा 6 को सबसे पहले देखते हैं कि धारा 6 है क्या। धारा 6 सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध, रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। आरटीआई एक्ट के अंतर्गत जो धारा 6 है वो सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध के बारे में वर्णन करती है कि किस प्रकार से और किसको और कितने फीस के साथ आवेदन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेयर एक्ट में इसकी परिभाषा दी हुई है। धारा 6 सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध। उपधारा 1 यदि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से, अंग्रेजी या हिंदी में या उस क्षेत्र की जिसमें आवेदन किया जा रहा है राजभाषा में, ऐसी फीस के साथ जो विहित की जाए का उपबंधित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, पॉइंट खा यथास्थिति केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा। परंतु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, वहां यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्त सहायता मौखिक रूप में देगा, जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके। अर्थात सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत धारा 6 में वर्णन किया गया है कि आवेदन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रयोग करके इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना चाहता है, और वह सूचना वह किसी भी लिखित या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से, अर्थात लिखित में वह किसी सादा पेपर पे, A4 साइज पेपर पे लिख करके उस सूचना को अभिप्राप्त कर सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से। इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से तात्पर्य है ईमेल या किसी फैक्स के माध्यम से भी सूचना अभिप्राप्त कर सकता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि वह सूचना किस भाषा में लिखेगा, अर्थात किस भाषा में सूचना को लिखकर वह प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी या उस क्षेत्र की राजभाषा, अर्थात यहाँ पर भाषा के बारे में ऐसा कोई उपबंध नहीं किया गया है, कोई विशेष भाषा को यहाँ पर विशिष्टता नहीं प्रदान की गई है। केवल उसी भाषा में नागरिकों की सुविधा के अनुसार वो जिस भी भाषा में आवेदन करना चाहें, हिंदी में, अंग्रेजी में, या इसके अलावा वह जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर जो भी भाषा प्रचलन में है उस भाषा में भी आवेदन कर सकते हैं, अर्थात जो उनकी वहाँ की राजभाषा है। इसके बाद अगले बिंदु पर आते हैं। अगला बिंदु है विहित फीस के साथ आवेदन। अर्थात जो भी व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत आवेदन करना चाहता है सूचना की प्राप्ति के लिए, उसको उस सूचना के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक या लिखित माध्यम से किसी भी भाषा में सक्षम प्राधिकारी को भेज रहा है, लोक सूचना प्राधिकारी को भेज रहा है, विहित फीस के साथ, अर्थात जो फीस निर्धारित की गई है समुचित सरकार का मतलब है केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जो फीस निर्धारित की गई है उस फीस के साथ ही आवेदन करना होगा। अन्यथा अगर वह बिना फीस के आवेदन कर भी देता है तो वह प्राधिकारी जिससे सूचना मांगी गई है वह उस सूचना को देने के लिए बाध्य नहीं होगा, और वह व्यक्ति जिसने बिना फीस के साथ आवेदन किया है ना तो अपील कर सकता है
अर्थात उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अर्थात व्यक्ति को जिसने बिना फीस के साथ आवेदन किया है आरटीआई के अंतर्गत वैध सूचना नहीं मानी जाएगी। इसके बाद आते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु, केंद्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारी को। अब किसी व्यक्ति ने लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जिस भी भाषा में वह लिखना चाहता है उस भाषा में और विहित फीस के साथ, जो भी फीस लगती है उस फीस के साथ वह आवेदन किसको करेगा, किस प्राधिकारी के पास उस सूचना को भेजेगा, तो यहाँ पर उपबंध किया गया है केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को वह आवेदन कर सकता है। जो भी केंद्र सरकार ने लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया है, अगर केंद्र से संबंधित कोई सूचना केंद्र के दस्तावेजों से संबंधित कोई सूचना चाहता है तो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को भेजेगा, या राज्य से संबंधित कोई दस्तावेज के बारे में जानकारी चाहता है तो राज्य से संबंधित लोक सूचना अधिकारी को भेजेगा। इसके साथ साथ वह आवेदन किसको कर सकता है, इसके साथ साथ वह केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को भी आवेदन कर सकता है, और यह प्राधिकारी उस आवेदन को अपने सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित करके उस सूचना के उत्तर को उस याची तक पहुंचा सकते हैं। अर्थात वह किसको किसको आवेदन कर सकता है, सहायक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी, सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी। इन अफसरों को वह इस अधिनियम के अंतर्गत अपनी भाषा में इलेक्ट्रॉनिक या लिखित माध्यम से विहित फीस के साथ आवेदन कर सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, यदि लिखित में नहीं किया जा सकता तब क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है और वह सूचना चाहता है, वह लिख भी नहीं सकता, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक युक्ति भी नहीं है, उसे फीस के बारे में, उसे प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं पता है, तब वह व्यक्ति क्या करेगा, तो उसके बारे में उपबंध किया गया है। यदि लिखित में नहीं किया जा सकता, वहां केंद्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारी युक्त मौखिक सहायता देगा व लेखबद्ध किया जा सके। अर्थात जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी है, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता है, अगर वह कोई सूचना मांगता है और वह लिखना भी नहीं जानता है, तो उस लोक सूचना अधिकारी का, चाहे वो राज्य से संबंधित हो या केंद्र से संबंधित हो, उसका यह कर्तव्य है कि वह उस व्यक्ति की युक्तियुक्त और समुचित सहायता करे और उस व्यक्ति के द्वारा बताए गए सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो सूचना चाहता है उसको लेखबद्ध करे और उसको उस सूचना को प्रदान करे। यहाँ पर हम लोग धारा 6 की उपधारा 1 के संबंध में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, उस केस के बारे में जानते हैं। उस केस का नाम है एस एस राणावत के मामले में केंद्रीय लोक सूचना आयोग ने एक बात को बड़े ही स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अधिक सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए संबंधित लोक सूचना अधिकारी के पास अलग अलग आवेदन पत्र दायर किए जाएं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है इसी धारा के संबंध में कि यदि कोई लोक सूचना अधिकारी, चाहे वो केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी हो या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी हो या केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी हो या राज्य लोक सूचना अधिकारी हो, यदि वह इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, अर्थात सूचना देने से मना कर देता है, तब उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, उसके बारे में इस अधिनियम के अंतर्गत क्या वर्णन किया गया है। चलिए इस प्रश्न को जानते हैं। यदि कोई अधिकारी आवेदन पत्र लेने से मना कर रहा है तब उसकी शिकायत संबंधित सूचना आयोग को की जा सकती है। जिस भी सूचना आयोग से वह व्यक्ति संबंधित है, यदि राज्य सूचना आयोग से संबंधित है तो राज्य सूचना आयोग को, और यदि केंद्र सूचना आयोग से संबंधित है तो केंद्रीय सूचना आयोग को संबंधित सूचना आयोग से की जा सकती है। और यदि जांच में वह अधिकारी दोषी पाया जाता है तब उसके खिलाफ धारा 20 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर वह व्यक्ति जो सूचना के आवेदन को लेने से नामंजूर कर रहा है और किसी भी आयोग से वह व्यक्ति संबंधित है, केंद्रीय या राज्य, यदि वह जांच के उपरांत पाया जाता है कि दोषी है तो उसके खिलाफ धारा 20 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही
की जाएगी। यह प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले बिंदु पर। दोस्तों, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत जो गरीब समुदाय हैं, ऐसे समुदाय जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, उनको इस अधिनियम के अंतर्गत राहत दी गई है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत आवेदन तो कर देता है सक्षम प्राधिकारी को, उसका आवेदन भी उसी प्राधिकारी के उसी विभाग से संबंधित प्राधिकारी के पास ही पहुंचता है जिस विभाग से वह सूचना लेना चाहता है। लेकिन उसने उस आवेदन पत्र के साथ जो आवश्यक शुल्क है उस शुल्क को जमा नहीं किया, तब क्या होगा? क्या आवेदन पत्र वापस हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति ने आवेदन शुल्क के बिना ही आवेदन कर दिया है तब क्या होगा? यदि बिना छूट के आवेदन शुल्क के बिना, जिनको छूट है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन छूट नहीं है, तब आवेदन शुल्क के बिना आवेदन पत्र जमा करवाया जाता है तो आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत वैध आवेदन ना होगा, नहीं होगा व संबंधित प्राधिकारी ऐसे प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई के लिए बाध्य नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई जो शुल्क निर्धारित किया गया है समुचित सरकार द्वारा, उस शुल्क के बिना आवेदन करता है तो जिस भी सक्षम प्राधिकारी से आवेदन सूचना के आरटीआई के अंतर्गत सूचना मांगी गई है, वह प्राधिकारी उस सूचना को देने के लिए बाध्य नहीं होगा और उस व्यक्ति को ऐसे आवेदन के संबंध में अपील करने का भी अधिकार नहीं होगा और उसके इस तरह से किए गए आवेदन को वैध आवेदन नहीं माना जाएगा। आरटीआई के अंतर्गत जो प्रार्थी होते हैं, अर्थात जो अशिक्षित वर्ग है, इस अधिनियम को अधिक प्रभावी करने के लिए और आम जनमानस को अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए, उनको आसानी प्रदान करने के लिए, जो गरीब और अशिक्षित वर्ग है उनको भी इस अधिनियम से लाभ प्राप्त हो, इसके लिए इस अधिनियम को बहुत ही ज़्यादा प्रभावी रूप से लागू किया गया है और इसमें विशालतम उपबंध किए गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष परिस्थितियों में वे प्राधिकारी भी जो लोक सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं है, लोक सूचना अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन कर सकते हैं। ऐसी ही एक व्यवस्था केंद्रीय सूचना आयोग ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस पी मुथैया बनाम पीएमओ के बाद में केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा कि डाकपाल भी सहायक सूचना अधिकारी की भूमिका निभा सकता है। यदि कोई व्यक्ति आरटीआई के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन या आवेदन पत्र लिखने में कठिनाई महसूस कर रहा है या वह किसको लिखे यह जानने में वह अनभिज्ञ है, तो वह डाकपाल की सहायता ले सकता है और डाकपाल उस व्यक्ति को उस आवेदन पत्र को लिखेगा और उस आवेदन को डाक द्वारा भेजने की व्यवस्था करेगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं धारा 6 की उपधारा 2 कहती है कि सूचना प्राप्त करने वाले आवेदक से किसी कारण व्यक्तिगत ब्यौरे की मांग नहीं की जा सकती। अर्थात जो व्यक्ति सूचना प्राप्त करना चाहता है आरटीआई के अंतर्गत, उससे किसी व्यक्तिगत या कारण की मांग नहीं की जा सकती है। यह धारा प्राधिकारियों को नौकरशाह होने से रोकती है। अर्थात वह किसी व्यक्ति को डांट डपट कर इसलिए नहीं बजा सकते कि आपको यह सूचना किस लिए चाहिए, उससे सवाल नहीं कर सकते, उस आवेदक से कारण नहीं पूछ सकते और ना ही उसका व्यक्तिगत ब्यौरा पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आवेदक व्यक्ति के पास अपना व्यक्तिगत विवरण केवल उतना बताना आवश्यक है जितना संपर्क के लिए जरूरी है। उतना तो आपको अपना व्यक्तिगत ब्यौरा देना ही होगा जितना कि आपसे संपर्क करने के लिए उस लोक अधिकारी को आवश्यक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं धारा 6 की उपधारा 3 की तरफ। धारा 6 की उपधारा 3 के अंतर्गत यदि आवेदन किसी अन्य लोक प्राधिकारी से संबंधित है या किसी अन्य प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट है, ऐसी परिस्थितियों में ऐसा प्राधिकारी जिसके पास आपने आवेदन किया है, उस प्राधिकारी को जिसके
पास आपको आवेदन करना चाहिए था, अर्थात आपका आवेदन जिससे संबंधित है या जिसके कृत्यों से, जिस प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट है, उस अधिकारी को अंतरित कर देगा और आवेदक को तुरंत सूचित करेगा। विशेषता है इस अधिनियम के बारे में, या इसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उस आवेदन को वह वापस न करके जिस भी प्राधिकारी से वह आवेदन संबंधित है या जिस भी प्राधिकारी के कृत्यों से वह आवेदन मेल खाता है, उस प्राधिकारी को भेज देगा। और यहाँ पर मान लीजिए उस जिस आवेदन को भेजा गया है उसकी फ़ीस किस प्रकार से जाएगी। आपने जिस प्राधिकारी को आवेदन किया है उसके पास फ़ीस सहित किया है, और जिस प्राधिकारी के पास जाएगा उसके पास फ़ीस कैसे पहुंचेगी। तो फ़ीस के बारे में वो बंद किया गया है, आपको दोबारा से फ़ीस नहीं देनी है। जिस भी आवेदक को आपने आवेदन किया था वह फ़ीस अपने पास रख लेगा और सरकारी खजाने में जमा कर देगा, केवल और केवल आपका आवेदन वहाँ भेजेगा। और जिस भी प्राधिकारी से संबंधित वह आवेदन है, उस प्राधिकारी ऐसे आवेदन की स्थिति में उस प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राधिकारी आपके आवेदन की उचित सुनवाई करके आपने जिस भी आपने सूचना अधिकार के अंतर्गत जो भी सूचना मांगी है उसका निर्धारण अधिनियम के अंतर्गत करे और आपको समुचित सूचना और सहायता प्रदान करे। इसके साथ साथ ऐसे आवेदन की स्थिति में सूचना प्राप्ति के निर्धारित समय में 5 दिन का अतिरिक्त समय जोड़ा जाएगा। अर्थात आपने अगर गलत जगह आवेदन कर दिया है गलती से, तो आपको जो 30 दिनों का समय निर्धारित किया गया है सूचना प्राप्ति के लिए, उसमें 5 दिन का अतिरिक्त समय जोड़ दिया जाएगा। आपको 5 दिन अतिरिक्त लगेंगे उस सूचना के उत्तर को जानने के लिए या उस सूचना को जानने के लिए, क्योंकि वह प्राधिकारी उस सक्षम प्राधिकारी के पास भेजेगा, इसमें टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो धारा 6 है जिसमें 3 उपधाराएं दी हुई हैं, इन तीनों उपधाराओं को जान लिया है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस धारा 6 के संबंध में आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।